नमस्कार, मैं कुमार वरुण साहित्यिकी के इस श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज साहित्यिकी के इस श्रृंखला में हम बात करेंगे चर्चित उपन्यास माधोपुर का घर, जो कि हमारे साथ आज इस उपन्यास के लेखक त्रिपुरारी शरण जी भी मौजूद हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए और दो वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक आलोचक। सर्वप्रथम मैं परिचय कराना चाहता हूं, त्रिपुरारी शरण उपन्यास के लेखक भी हैं और जो कि और साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हैं। बिहार सरकार में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। उनके साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए भावना शेखर जी मौजूद हैं, जो उपन्यासकार हैं, कवयित्री हैं, लेखिका हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हैं। साथ ही हमारे साथ संतोष दीक्षित जी मौजूद हैं, जो कि कथाकार हैं और बिहार के ग्रामीण जीवन की कथा को बहुत बेहतरीन ढंग से पिरोते हैं। ग्रामीण संदर्भ पर इनकी एक विशेष पकड़ है। जहाँ तक बात माधोपुर का घर, यह उपन्यास मुझे लगता है कि मध्यवर्गीय जीवन चेतना की एक कहानी है। आत्मकथात्मक शैली में यह उपन्यास लिखा गया है और कहन की यह एक विशेष शैली है। उपन्यासकार के द्वारा कहन की इस विशेष शैली में 3 पीढ़ियों की कथा को इन्होंने बहुत ही शिल्पगत प्रयोगों के माध्यम से इन्होंने पिरोया है। साथ ही मध्यवर्गीय चेतना की दास्तान, उसके सुख दुख, जय पराजय, रिश्तों की बुनावट और उसकी संवेदना की गहन पड़ताल करती है यह उपन्यास। जब मैं इस उपन्यास से गुजर रहा था तो मैं भी अपने दादी की यादों में चला गया और कहीं ना कहीं श्वान के माध्यम से, कुत्ते के माध्यम से इस पूरी कहानी की एक अलग बुनावट है। इस कहानी में केवल मानवीय रिश्तों को नहीं बल्कि मानवेतर प्राणी को भी तरजीह देकर उपन्यासकार ने वह खूब ही एक नया कोलाज रचा है। जीवन के कई संदर्भों को जोड़ा है, उसके अनुभवों को जोड़ा है और यह कहीं ना कहीं अभिजात्य से दूर, यह उपन्यास शुरू में अभिजात्य वर्ग की चेतना को प्रतिबिंबित है। यह उपन्यास बाद में धीरे धीरे वो अभिजात्य चेतना से इतर एक मध्यवर्गीय चेतना की तरफ यह उपन्यास अग्रसर होती है। इसके साथ साथ इस उपन्यास में उत्तर बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट की बेहतरीन ढंग से इस उपन्यास का कथ्य है, विषय है। यह उपन्यास कहीं ना कहीं हमें बिहार की राजनीतिक जो इतिहास है 100 वर्षों का, इस उपन्यास के माध्यम से हम उस राजनीतिक चेतना की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बेहतरीन ढंग से यह उपन्यास पढ़ने के बाद आप उस राजनीतिक चेतना और राजनीतिक इतिहास की पड़ताल भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं बातचीत के दौर में सबसे पहले मैं उपन्यास के लेखक, यह बहुत सुखद संयोग है कि आज हमारे साथ उपन्यास के लेखक भी मौजूद हैं। इसके साथ उपन्यास पे बात करने के लिए 2 कथाकार के साथ साथ आलोचक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिपुरारी शरण जी के पास में जानना चाहता हूं। सर, आप प्रशासनिक दायित्व के साथ साथ उपन्यास की रचना प्रक्रिया से, आप इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया से कैसे जुड़े? क्योंकि प्रशासनिक दायित्व के कई पहलू होते हैं और इसमें जो सृजनात्मक जो पहलू है, जो आपके भीतर कहीं ना कहीं एक नए आकार स्वरूप ले रहा था और आपने 3 पीढ़ियों की कथा को एक साथ पिरोया है। वह कथा जो जिसको आपने पिरोया है उसमें मानवीय संवेदना तो है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि मानवेतर प्राणियों के साथ जो आपका जुड़ाव है उसके बारे में आप अपनी राय रखें। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ जी कि 2 बातें। माधोपुर का घर जो है उपन्यास, पहली बात तो ये कि इसमें माधोपुर जो लोग कहते हैं गांव, ये एक रूपक के रूप में मैंने इसमें प्रयोग किया है कि ये प्रतिनिधित्व करता है आज के ज़माने के वैसे गांवों का जो एक दौर से गुजर रहे हैं, बदलाव के काफ़ी विशद दौर से गुजर रहे हैं जी। दूसरी बात, ये जो आपने कहा प्रयोग के बारे में जी, श्वान के माध्यम से कथा कहने की बात, तो उसमें भी मेरी बहुत अलग सोच थी। अलग इसलिए क्योंकि देखिए, श्वान के कथाकार होने से भारतीय समाज या भारतीय पाठक वर्ग
ये ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ है। पंचतंत्र में तो सब जीव लोगों के द्वारा ही कथाएं कही गई है। मैंने यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए भी किया कि एक जो निष्पक्षता होनी चाहिए, वो निष्पक्षता इससे संभव हो सकी कि वो जो कह रही है वो उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, उसका अपना कोई न तो राजनीतिक झुकाव है न उस तरीके की कोई बात है। तो वो और घर शब्द जो है इसको भी मैंने एक अवधारणात्मक स्तर पे इसमें उद्घाटित करने की कोशिश की है। पढ़ने के बाद आप समझें घर का क्या मतलब होता है। घर आप आते हैं या घर से जाते हैं। अब मुझे तो पंक्तियां नहीं याद पड़ रही हैं, लेकिन बड़ी सुंदर पंक्ति है अगेय जी की घर के संबंध में। लेकिन वो ये प्रश्न बराबर बना रहता है, घर किसको कहते हैं आप? क्या वही वो जो काठ और ईंट गारे का जो इसका बना हुआ उसको तो घर आप नहीं कहते, उसको नहीं है। तो यही सारी कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना है, जो संवेदनात्मक एक साथ जुड़ाव है, घर तो उसी को कहते हैं। और इस पूरे कथा में जिस तरीके से अपने घर को जोड़ने की बात की है वो अद्भुत है। वह बाकी जैसे कि महादेवी भी जब घर के साथ बात करती है और वो भी मानवेतर प्राणियों को अपने जोड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव मुझे देखने को मिला। और घर बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जीवन बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ती है। और कई संदर्भ है, इसके साथ कई संदर्भ है। एक संदर्भ और जो कि भावना जी की तरफ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि यह कथा में दादी के माध्यम से कहीं ना कहीं वर्तमान समकालीन स्त्री विमर्श को हम देख पा रहे हैं। उस विमर्श के साथ दादी किस रूप से जुड़ी रहती है और स्त्रियों को लेकर उस कथा में बहुत से ऐसे हैं कि बच्चियां अपने पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, कई संदर्भ यह खुलकर आती। तो क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि लगभग 100 वर्षों की यह कथा है और 3 पीढ़ियों की कथा है। वह संबंध किस रूप में, स्त्री विमर्श के संबंध किस रूप में बन रहे थे और नए विमर्श बन रहे थे, उन पूरे विमर्श को आप इस कथा के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से किस रूप में देखती है भावना जी? देखिए, इस उपन्यास को मैं सच कहूँ तो निजी तौर पे एक पाठक के तौर पर बहुत ही मैं गैर मामूली उपन्यास मानती हूँ। मुझे बड़ा अभिनव तरह का इसका एक तो शिल्प लगा, और शिल्प की जहाँ आपकी पूछी कही बात पर मैं आऊँगी। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है मैं सचमुच अभिभूत हो गई इस उपन्यास को पढ़ के। सीधा साधा नाम है माधोपुर का घर, और ऐसे घर लगता है हिंदुस्तान में कितने थे, और इस घर ने उस पूरे के पूरे संस्कृति को, पूरे के पूरे समाज को प्रतिबिंबित किया है, प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और जैसे अभी लेखक महोदय ने बताया किस प्रकार उन्होंने लोरा के माध्यम से इस कहानी का कथावाचक लोरा को, और उसमें मैं जोड़ूंगी दादी की डायरी को, बनाया है। जबकि पशु पक्षियों को पात्र बनाना कोई नई बात नहीं है। हम हिंदी साहित्य में पीछे जाएं तो प्रेमचंद ने पूस की रात में हल्कू का जो जबरा है, 2 बैलों की कथा में हीरा मोती हैं, निराला की भिक्षुक में देखिए जो बच्चों के हाथ से पत्तल लेते वो जो 2 कुत्ते हैं। तो बहुत कुछ इस तरह से रहा है। फिर महादेवी वर्मा का तो परिवार है ही, पशु परिवार। लेकिन यहाँ फर्क है, इन्होंने पात्र नहीं बनाया, इन्होंने उनको कथावाचक बना दिया, सूत्रधार बना दिया। तो ये मुझे लग रहा है शिल्प का एक बहुत ही अभिनव प्रयोग है। जबकि गीतांजलि श्री का जो रेत समाधि है, आज के परिप्रेक्ष्य में ले तो उन्होंने भी चींटी, हाथी, और उसमें तो गठरी, छड़ी, दरवाज़ा, इनको भी एक प्रकार से पात्र बनाया। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि माधोपुर का घर एक ऐसा उपन्यास है जिसमें पूरे के पूरे उपन्यास में लेखक नेपथ्य में है। लोरा और लोरा की देखी हुई, आंखों देखी बातों को दादी की डायरी में जो दस्तावेजीकरण हुआ है, तो बारी बारी दोनों आते हैं और किस प्रकार से एक चैप्टर लोरा का है, एक दादी का है। अब सवाल उठता है कि उसमें जो आपने प्रश्न किया, मेरा ख्याल पितृसत्ता, ये पितृसत्ता की बात है। इस उपन्यास में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों परिदृश्यों को बड़े विशद रूप से दिखाया गया है। जैसे आपने कहा 3 पीढ़ियों की, 3 नस्लों की कथा है, 3 नस्लों की कहानी लोरा की जुबानी, और उसमें कितना कुछ इन्होंने समेकित किया है। और जहाँ सांस्कृतिक
पक्ष आता है, जहाँ पर सामाजिक पक्ष आता है, वहाँ विवाहों की बात, विवाह के विधि विधान, उसके बाद दाम्पत्य जीवन, बड़ी बड़ी हवेलियों के भीतर दीवारों में क्या था जीवन। चाचा जिनका विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो 25-26 कामगारों का घर था, लेकिन वो 11 वर्ष अपने मायके में रही। लेखक ने वहाँ दिखाया है कि ओसारा और आंगन वाले घर में बाहर नहीं आ सकती थी स्त्री। तो ये स्त्री विमर्श बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे कि जिस तरह लेखक ने और चीज़ों को चुना है, बुना है, दादी के माध्यम से, दादी के अनुभव के माध्यम से जो बताया है, उसमें सचमुच उस समय जो स्त्रियां थी वो किस प्रकार से दमित एक प्रकार से थी, भले ही वो शान शौकत की हवेलियों में रहती थी। तो ये आज के माहौल में सचमुच एक प्रकार से तब के इतिहास को बताता है, स्त्री की क्या दशा थी। पोता पोती होने के बाद ही वो आंगन में बाहर आ सकती थी। एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह उपन्यास विमर्श से इतर भी आम जनजीवन की जो सहजता की स्त्रियों की कहानी है, वो सहज आम जनजीवन की वो कहानी बन जाती है। बिल्कुल है, वो भी और है। बाद में उसको हम विमर्श के कटघरे में रखे तो लगे कि हाँ, स्त्रियों के साथ जो उस समय की मनोदशा किस रूप में, पुरुष और स्त्रियों के बीच संबंध क्या थे, वो घर बनने की जिसकी बात त्रिपुरारी जी कर रहे थे, वो घर बनने की ही बात है। स्त्री के बिना घर बन ही नहीं सकता। जी जी। तो उसी संदर्भ को उठाया गया है। तो बिल्कुल सही, जैसे शादी विवाह की वहाँ विधि विधान बताए हैं जी। और जो वहाँ की अंदर की जो क्रियाएं, उनमें सारा वो स्त्री का जीवन, उस समय क्या स्त्री का जीवन, क्या दिनचर्या होती थी, कैसा सामाजिक माहौल था, उस सब चीज़ों को दादी की डायरी के माध्यम से और लोरा ने भी जो देखा है, जिस तरह बताया है, तो मुझे लग रहा है कि स्त्री की जो एक दशा थी, जिसमें एक प्रकार से शोषण शब्द बहुत साफ तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन उसकी रोज़मर्रा की दैनंदिनी जो उसका जीवन था, उसकी भी छटा हमें मिलती है। सामाजिक परिदृश्य दिखता है और स्त्री उसमें कहाँ दबी हुई थी, न केवल गरीबी से या अशिक्षा से, बल्कि जो बड़े बड़े हवेलियों में, बड़े बड़े शान शौकत से रहने वाले घरों में भी स्त्री की जो दशा थी वो क्या थी। तो ये बहुत ही जो किताब है, ये बड़े मुकम्मल कहीं ना कहीं परिवार बनने की यह पूरी कहानी है। और इस संदर्भ में एक अगला प्रश्न मैं जो है कि संतोष दीक्षित जी से करना चाहूँगा। खुद एक उपन्यासकार हैं, सृजनशील है, हाल में इनकी भी एक उपन्यास इन्होंने आई है, बैल की आँख। और जब दोनों उपन्यास को मैं पढ़ा हूँ, आपका भी उपन्यास और माधोपुर का घर, तो मुझे लगा कि वही वो जीवन की जो संवेदनात्मक झलक मैं उस दोनों उपन्यासों में मैं एक साथ जब मिलाकर देख रहा हूँ, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही थी। आपके नज़र में आप इस उपन्यास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप पशु चिकित्सक भी रहे हैं और इसमें एक स्वान के माध्यम से कथावाचक है और कथा कहने की जो पूरी कवायद है, परंपरा है, तो आपकी नज़रिया क्या है? इस उपन्यास का कलेवर किस रूप में आप उसको देख रहे हैं, संतोष दीक्षित जी? पहले तो बात है कि ये एक मुकम्मल उपन्यास है या नहीं, इस पर भी एक बात हो सकती है, क्योंकि ये है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं इस उपन्यास को लेकर के, लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि ये उपन्यास है किस तरह से। जी। ये उपन्यास इस तरह से है कि उपन्यास की जो एक मान्य परिभाषा है कि उपन्यास अपने आप में जीवन की संपूर्णता का आख्यान है। तो उस नाते आप देखें तो इसमें जीवन जो है वो एक बहुत विराट जीवन आता है। कई पीढ़ियों का आपने बताया, 3 पीढ़ियों का। मैं समझता हूँ कि दादी ने अपने दादा के बारे में भी, बाबा के बारे में भी बतलाया है, तो वो 5 पीढ़ियाँ भी चली जाती हैं। एक वो जो विस्मृति में जो आती हैं, स्मृतियों में चीज़ें आती हैं, तो वो है। दूसरा जो एक धारणा है उपन्यास के बारे में, आम धारणा ये है कि यूरोप में जिस तरह से उपन्यास का विकास हुआ, तो हमारे नागरिक समाज में जिस तरह से स्त्रियों की स्वतंत्रता या उनकी महत्ता बढ़ती गई, तो वो उपन्यास के जनक का मूल कारण माना जाता है कि उपन्यास का माने सृजन ही इस नाते हुआ कि, तो इसमें भी जो ये भावना जो है, अभी स्त्रियों के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे अचानक याद पड़ा कि ये भावना है कि जो माधोपुर का घर है, जो स्त्रियों का वहाँ जो जिस तरह से है, और ये एक घर से किस तरह से मतलब शहरीकरण जो होता है, और एक घर जो है वो जैसे टूट करके और शहरों में, कई शहरों में विलीन हो जाता है, एक घर के लोग कई शहरों में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से
ऐतिहासिक क्रम में मैं कहूँगा, बिल्कुल ऐतिहासिक विकास क्रम में इस कथा को कहा गया है। मैंने भी ये बात और शुरू में कही थी। हाँ, और वो दादी देखिए आती हैं तो उसमें लेखक लिखते हैं एक जगह कि जब हजारीबाग आती हैं तो उनको एहसास होता है कि ये उनको एक स्वतंत्रता और एक नए समाज का एक जो है, तो ये जो नया समाज, नागरिक समाज बन रहा था, ये कहाँ बन रहा था? ये शहरों में बन रहा था, ये गांव से छीज रहा था ये समाज। और ये उपन्यास उस पूरे छीजने की कथा है। वो कहीं ना कहीं से देखिए इसमें सामंती स्वभाव तो नहीं है। सामंती स्वभाव तो इसलिए नहीं है परिवार का क्योंकि परिवार पढ़ा लिखा है, दादा भी पढ़े लिखे थे, जो उपन्यास में इसका संदर्भ आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं से वो दिखता नहीं है। देखिए एक ज़हूर मियाँ का प्रसंग आता है, वो इतना अच्छा प्रसंग है। वो कहीं से, वो कलकत्ता में नौकरी कर रहा है और वो जब आता है यहाँ तो उसको बड़ा सुख अनुभव होता है। तो वो जो समाज था, जो एक पढ़ा लिखा समाज था, जो सत्ता के साथ भी जो नौकरी के माध्यम से इसका एक तालमेल था, जहाँ अंग्रेज़ भी आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, वो एक जहाँ समृद्ध भी है वो घर, तो उस पूरे घर के विघटन की भी ये पूरी है कि इस तरह से वो समाज उखड़ता हुआ शहर में आकर के स्थापित भी होता है। और पूरी ये ऐतिहासिक परंपरा में हुआ है भारतीय समाज में। तो ये एक अलग तरह की कहानी है बिल्कुल। बल्कि मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद जिस तरह से सबाल्टर्न इतिहास लिखा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये इतिहास जिस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं या जिन लोगों की बात नहीं कभी कही गई है, वो सबाल्टर्न के माध्यम से आता है। औपनिवेशिक जब उपनिवेश खत्म हुआ, उपनिवेशवादी इतिहासकार का एक अलग मत है, सर तो समझते होंगे, सोशियोलॉजी के हैं, और जो एक सबाल्टर्न आता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उपन्यास उसके पैरेलल खड़ा होता है। बिल्कुल जो सबाल्टर्न उपन्यास है उसके पैरेलल में कि एक कथा भारतीय समाज की ये भी है। आप भले इसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, लेकिन ये एक कथा है। कहीं ना कहीं यह पूरे जीवन की कथा है, माधोपुर का घर। सर आपसे एक प्रश्न बनता है कि आप सामाजिक विज्ञान के आप छात्र रहे हैं, इस उपन्यास से गुजरने के साथ साथ कहीं ना कहीं मैंने शुरू में भी कहा कि कहीं पूरी तरह से बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो इतिहास है, उस इतिहास के साथ हम यदि गुजरते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उपन्यास में कथा तत्व महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर जब उपन्यास लेखक जो होता है वहाँ कथा तत्व महत्वपूर्ण होता है। आपने इस उपन्यास में कथा के साथ साथ पूरे इतिहास लेखन किया है, समाज का इतिहास, संस्कृति का इतिहास। देखिए वरुण जी, मैं इस बात को अक्सर जिन भी फोरमों में मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं कहता हूँ कि साहित्य श्रेष्ठ वही होता है जो दास्तान के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत करे। बहुत सुंदर। और कहानी तो सबसे पुरानी विधा है, मानव जीवन की सबसे पुरानी विधा है। और मेरे ख्याल से जब से सृष्टि बनी तब से कहानियाँ भी बनी। लेकिन सिर्फ कहानी कह देना, कहानी रच देना, उस रचना का कोई न तो सार्वभौमिक मूल्य होता है और न ही कालांतर में वो स्थायी रूप से एक क्या कहेंगे, एक आइकॉन की तरह काम कर पाती है। तो ये जो दास्तान है, इसके साथ साथ दस्तावेज को जोड़ने की एक प्रक्रिया को मैंने कोशिश की है पकड़ने की। अब वो कोशिश कितना कामयाब रही मैं नहीं जानता हूँ। कोशिश कामयाब रही है क्योंकि मैं इस उपन्यास से गुजर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं खुद भी सोशल साइंस तक मैंने पढ़ाई की है, सोशल साइंस से ग्रेजुएशन तक, तो मैं उसी प्रक्रिया से गुजर रहा था। मेरे लिए कथा केवल कथा नहीं है, बल्कि उसमें पूरा समाज और पूरी संस्कृति कहीं ना कहीं वो दिख रही है, होती है। और जिस चेतना की, मध्यवर्गीय चेतना की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और बाकी तो उस चेतना के साथ भी मैं जुड़ रहा था। वो समाज, जिस समाज की कथा यह है, उस समाज का मैं भी एक सदस्य हूँ। तो पूरी समाज और संस्कृति मेरे साथ जुड़ी चली आ रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके जेहन में यह बातें थी पहले से कि हमें साहित्य के माध्यम से हमें यह पूरी कथा, उसमें कहीं समाज विज्ञान और बाकी विषयों की बात बिहार के संदर्भ में करनी चाहिए। देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस बात को कहना चाहूँगा जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया जी, इस उपन्यास को। आज के समय में जब आप
बिहार के, खासकर उत्तर बिहार के और उससे सटे हुए इलाकों में जाएंगे, गांवों में जी, तो अनेकानेक घर आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर ताला लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप नज़दीक जा कर के वहाँ के आसपास के लोगों से तहकीकात करेंगे कि ताला क्यों लग गया, तो हर घर की अपनी एक कहानी है और ताला लगने की भी कहानी है। और ताला लगने के कारक तत्व जो हैं वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अगर एक परिभाषा में उनको जोड़ा जाए तो एक ही है, वो ट्रांजिशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन। विस्थापन, वही तो मैं बात कर- वही कारक तत्व है। वही है। अब मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। मैं पुणे में जब काम करता था तो हमारे जो फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर लोग थे, लेक्चरर थे, जो भी कर्मी थे वहाँ पे, तो अक्सर सुनता था किसी का बेटा वहीं पुणे में पढ़ा, पुणे में नौकरी कर रहा है, वो घर में ही रह रहा है, उसको घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं बिहार में ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम लोग 4 लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता, मेरा बेटा तो खैर मेरे साथ नहीं ही रहता है, भावना जी हैं, दीक्षित जी हैं, आप हैं, आपकी संतानें कहाँ रहती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्रक्रिया से आप ज़रूर अवगत होंगे। और ख़ास करके इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन का जो दौर वही। हिंदुस्तान का अन्य भूभाग देख रहा है, वो उस तरीके का अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हम उस ओर बढ़ चुके हैं। तो ये वहाँ से इम्पल्स आया, घर की कहानी, दैट वाज अ प्योरली सोशियोलॉजिकल इम्पल्स, है ना। जी जी, मैं उस ओर ध्यान दिलाना भी चाह रहा था और मुझे लगा कि वो पूरा सोशोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है, और खास ये केवल उत्तर बिहार की कथा नहीं है, यह पूरे बिहार की कथा है। दक्षिण बिहार का मैं हूँ और पटना के आसपास की भी यह कथा है। तो उस संदर्भ में भी यह एक मुकम्मल उपन्यास है, जीवन के संदर्भों के साथ जुड़ा हुआ, घर बनने और घर टूटने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस उपन्यास के माध्यम से वो एक नया आकार ले रहा है। और यह उपन्यास कई विधाओं को, कई अनुशासनों को अपने साथ समेकित किए हुए उपन्यास है। बात को आगे बढ़ाते हुए भावना जी, इस उपन्यास में का जो शिल्प है उसमें जो नयापन है, अनूठापन है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की और आपने भी की, तो वह बाकी वर्तमान जो उपन्यास वर्तमान का समय में, समकालीन समय में लिखे जा रहे हैं, उससे क्या, किस रूप में अलग है ये? सबसे पहले तो मुझे वही लग रहा है जो इन्होंने कहानी का नरेटर दोनों को बनाया है, ये एक बहुत बड़ा ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विदेशों में अमेरिका के कई लेखकों के उपन्यास ऐसे हैं जिन्होंने कुत्ते के माध्यम से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अ नाइट इन द लोनसम अक्टूबर करके अमेरिका की एक बनी 2-3 टीवी सीरीज़ हैं जो किताबों पे आधारित हैं, बच्चों के श्रृंखलाएं हैं ऐसी, उनमें है कुत्ता है, खरगोश है, जो नरेटर है पूरी कहानी का। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनका जो है वो एक अभिनव प्रयोग, और जब या हो सकता है इसके बाद हिंदी साहित्य में इस तरह के प्रयोग वर्तमान में हुए हैं क्या? मेरे अल्प ज्ञान में मैंने नहीं देखे हैं, या हो सकता है इसके बाद त्रिपुरारी जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत, इसको शायद और लोग अपनाएं। ये छोटी मोटी कहानियों में रहा होगा, लेकिन हमने एक मुकम्मल उपन्यास नहीं देखा जिसमें लोरा और डायरी के माध्यम से सारा चल रहा है। मैं भावना जी यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये अभिनव प्रयोग वगैरह उसकी बात तो अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कुत्ता सिर्फ नरेटर नहीं है, नरेटर नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रेम कथा है। हाँ, वो अनुभव प्रेम कथा है। माधोपुर का घर एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा से सामान्यतः हम मनुष्य और मनुष्य के बीच के प्रेम उसकी और बाबा की और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, मतलब उसका देखा हुआ माने इतना अद्भुत है कुछ चीजें। और सबसे बड़ी चीज है कि जो बयान की सादगी है, जिस तरह से एकदम बिल्कुल बहुत सारी घटनाएं जो बहुत आवेगपूर्ण है, उसको भी आपने इतने मतलब बिना आवेग के बयान किया है, ये एक थोड़ा सा अचंभित भी करता है। नहीं, जैसे विस्थापन का जो दर्द है,
वो लोरा की आंखों में भी जैसे दिख रहा है। शुरुआत में है कि थोड़ा सा एक रहस्य बनता है कि वो लेकर के आए हैं, घर के पीछे गए हैं, तो लगा दादी के साथ जो कि घटना वो मतलब किसी और को तो लेके नहीं आया है, किसी महिला को तो एक थोड़ा सा मुझे एक एहसास होता है। और जब पता चल जाए कि ये कुत्ता है या मतलब लेकर के आए हैं और दादी गर्म हो रही है इस तरह से, तो ये पाठकों के लिए पाठकों को चौंकाता है। अच्छा था, हाँ, ये बिल्कुल चौंकाता है अचानक से शुरुआत में ही उपन्यास। तो मैंने वही कहा कि आवेग को आप एकदम ऐसा इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल शांत, कि पता नहीं चल पाता है कि जरा सा भी क्लू कहीं नहीं जाता। या और मौत लोरा की ही खबर उसमें में मौत 3 और उसमें है, बोजो है और वो लेडी तो बहुत है, चीजें हैं चेतक है। और लेडी और चेतक का जो व्यथा कथा, तो लगता है आंखें नम हो जाती हैं पढ़ के। कितना, तो एक प्रकार से सही बात है, नरेटर से मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि लेखक की जगह जो लोरा है उसी ने वो भूमिका निभाई है। एक उपन्यासकार और एक लेखक के तौर पर जब कोई जुड़ता है तो कहीं ना कहीं कहानियों से अब शुरुआत करता है। सामान्य तौर पर आपने उपन्यास से इसकी शुरुआत की है, मुझे लगता है अपने लेखन की शुरुआत, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ। क्या फिर से कहिए? मतलब कि आपने अपने लेखन की शुरुआत उपन्यास से किया, कहानियों से सामान्य तौर पर जब लिखने मैंने लेखन की शुरुआत सन 1978 में की थी, जब मेरी पहली कविता कादम्बिनी में छपी थी। उसके बाद एक कविता संग्रह मैंने लिखा, लेकिन उसके बाद गद्य की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, गद्य में भी कहानियों से लोग सुन, अंतिम समय में अपने उपन्यास की तरफ। उपन्यास के रूप में तो मैं नहीं लिख पाया, लेकिन लेखन का सिलसिला चलता रहा। लेकिन लेखन से ज़्यादा पठन का सिलसिला ज़्यादा रहा है। और मुझे तरह तरह के लिटरेचर पढ़ने का शौक़ रहा है जी। तो अब प्रशासनिक दायित्व के साथ बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। प्रशासनिक दायित्व के साथ जब भी कोई अपनी रचना प्रक्रिया से जुड़ता है तो कोशिश रहती है कि वो कहानियों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से अपनी पूरी प्रक्रिया को समाप्त करे, बाद में वो उपन्यास की तरफ बढ़ता है। ये सामान्य प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने उपन्यास से खासकर जब गद्य साहित्य लेखन कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई पहले से बनी बनाई कोई मनोदशा थी या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ये कहानी आपने बूंद लिया था पहले से? छोटा मोटा आत्मविश्वास था कि अगर शुरू करूंगा तो उसको मुकाम तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। यह हाल के में यह उपन्यास बहुत चर्चित है और कई सभा संगोष्ठियों पर इस उपन्यास पे चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं इस उपन्यास के माध्यम से लेखक कई संदर्भों को हमारे बीच लाते हैं, कई संदर्भों को छोड़ देते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक जो इतिहास है उसका भी यह विश्लेषण और दस्तावेज है यह उपन्यास। और सबसे सुखद यह बात रही कि उपन्यास में लेखक भी हमारे साथ मौजूद रहे और लेखक के साथ 2 समीक्षक के तौर पर भी हमने 2 समीक्षक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और किसी भी कार्यक्रम की अपनी एक संरचना होती है और समय की अपनी एक कवायद है कि हम अब इससे ज़्यादा फिर बातचीत के सिलसिला में हम आगे की बातचीत फिर से इस उपन्यास पर करेंगे। और आज आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपको।